नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं फिर आपका हमारे YouTube चैनल EBC एजुकेशन ग्रुप में। तो फिर जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए मैं अपने टॉपिक को बीच में ड्रॉप करना पड़ गया था। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ आज फिर। और मेरा जो पिछला जो वीडियो था एक्चुअल में था संविधान का गठन, ये टॉपिक चल रहा था। और संविधान के गठन में हम पहुँच गए थे 1942 के क्रिप्स मिशन तक। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि वो आपका फिर से बन जाए। तो स्टार्टिंग ये है शॉर्ट में। सबसे पहले हमारे देश में संविधान का विचार कैसे आया। संविधान का विचार बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से इसका आगमन हुआ था, जो 1896 में प्रस्तुत हुआ था। इसके बाद सब मुद्दा ये था कि संविधान का गठन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए 1922 में गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जब भी भारत के संविधान का निर्माण होगा तो वह भारतीयों के मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। अर्थात संविधान जो भी बनाया जाएगा वह भारतीयों के अनुकूल, भारतीयों के अनुसार ही भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। और इसी विचार से संविधान सभा के विचार का आगमन हुआ। तत्पश्चात इसके बाद संविधान के इस विचार को पूरे भारत में फैलाना था, जिससे हर एक भारतीय इस बात से अवगत हो सके और एक होकर के इस पर अपना फोकस कर सके। और इसी प्रकार से 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे पहले संविधान को बनाने का प्रस्ताव रखा गया, संविधान को बनाने का विचार रखा गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ खास ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन इसके बाद भारतीयों ने सोचा कि हमें स्वयं ही पूरा प्रयास करना होगा, ब्रिटिश सरकार जब करेगी तब देखा जाएगा। और इस प्रकार से मई 1924 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया बम्बई में। और इस सम्मेलन में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान को बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के गठन का आह्वान सबसे पहले किया गया। संविधान को एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि संविधान के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। और ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले संविधान को बनाने का जो प्रस्ताव कांग्रेस के मंच में लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। इसके बाद जस्ट दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास में सम्मेलन हुआ। और इस मद्रास सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को बनाने का परिवर्तित प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था मई 1927 में बम्बई में। और इसका परिवर्तित प्रस्ताव कुछ मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ सुधार किया गया। इस परिवर्तित प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया दिसंबर 1927 में। इसके बाद बात आगे बढ़ी और प्रयास ये रहा कि हमें स्वयं संविधान को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देन इसके बाद इस प्रयास में मई 1928 में बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख दलों को इनवाइट किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था संविधान के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना, संविधान में क्या क्या मूल बातें होनी चाहिए, ये सब बातें डिक्लेयर करनी थी। इसके लिए नेहरू कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की इस कमेटी ने, और इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। लेकिन ये रिपोर्ट कुछ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की शायद कुछ कमी रह गई थी। और इसके चलते कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ये बैलेंस ना बन पाने के कारण ये नेहरू रिपोर्ट असफल रही। और लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है आपका फैक्ट में कि भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान कौन सा है। आंसर है नेहरू रिपोर्ट, जो अगस्त 1928 में पेश की गई थी। फिर इसके बाद 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन बुलाया गया। फैजपुर सम्मेलन ये एक विशेष सम्मेलन था कांग्रेस का। और यहाँ पर प्रश्न ये था कि जो भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, तो संविधान सभा का गठन आखिर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू फैजपुर सम्मेलन के अध्यक्ष थे और उन्होंने विचार दिया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना उचित होगा। और उनके विचारों को माना गया। और इसके बाद 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। और इस वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी कुछ राजनीतिक असंतुलन पैदा कर दिया, आर्थिक असंतुलन भी पैदा हो गया।
और इसके चलते 1940 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ये अगस्त प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके अनुसार लाया गया था, उनके कहने पर ये लाया गया था भारतीयों के सामने। और इस प्रस्ताव को पेश करने वाले थे भारत के वायसराय लॉर्ड एलन लिथगो। ये प्रस्ताव भारतीयों के सामने लाया गया था, लेकिन भारतीय और अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के सामने सहमति ना बन पाने के कारण ये अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ। इसकी बातें जो भी हैं अगस्त प्रस्ताव को हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। देन इसके बाद ब्रिटिश सरकार स्वयं ही भारतीयों को पर्टिकुलर अपने फेवर में लाने के लिए एडवर्टीजमेंट प्रचार करने लगी। और इस प्रचार के विरोध में भारतीयों ने भी प्रचार करना चालू कर दिया कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार का सहयोग सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी भारतीय नहीं करेगा सपोर्ट। देन इस प्रकार जब सपोर्ट कांग्रेस के द्वारा भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार का, तो ब्रिटिश सरकार में सरकार का विरोध किए जाने के कारण ऐसे भारतीयों को जेल में बंद करना चालू कर दिया, उन पर कानूनी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। तब भारतीयों ने या कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी कि क्या हमें अपने देश में अपने व्यक्तिगत अधिकार क्या हमारे पास कुछ व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, क्या हम अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी आज़ादी नहीं है। तो अपने व्यक्तिगत अधिकारों की मांग के लिए भारतीयों के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया 1940 में। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ये सत्याग्रह चलता रहा। फाइनली ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में फिर वही कोऑपरेशन सहयोग की भावना, फिर मतलब ये कहना चाहिए कि भारतीय और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो गए, ना तुम विचार करो ना हम प्रचार करें, बात खत्म, ठीक है। और इस प्रकार दिसंबर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार यहाँ पर ब्रिटेन को युद्ध में काफ़ी क्षतिपूर्ति हो रही थी और भारतीयों की अति आवश्यकता की ज़रूरत थी। देन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फिर से यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार ने एग्जैक्टली कुछ नहीं किया। यहाँ पर ब्रिटेन में एक और पार्टी थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी श्रमिकों के हित में काम करने वाली पार्टी थी और वो भारतीयों के भी कहीं ना कहीं फेवर में चल रही थी कि भारतीय या भारत जैसे देशों के साथ जो ब्रिटेन की सरकार कर रही है शोषण, ये उचित नहीं है और भारतीयों को उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन यहाँ पर भारत आया, मार्च 1942 में ये भारत आया। स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने की अध्यक्षता में जब क्रिप्स मिशन जो आया, इसने एक प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने। प्रस्ताव लगभग वही था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट, भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा। भारतीयों की मांग एक्चुअली ये थी कि भारतीयों को स्वराज चाहिए था, भारतीयों को संविधान सभा का गठन करना था, संविधान का निर्माण करना था, ऐसे कुछ भारतीयों की मांगें थी। और क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं भारतीयों के फेवर में थी, लेकिन उसकी क्रिप्स मिशन और भारतीयों के बीच थोड़ा बहुत मतभेद आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा जो आ रहा था वो डोमिनियन स्टेट का आ रहा था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहती थी और भारतीय स्वराज चाहते थे, स्वशासन चाहते थे। एक्चुअल में डोमिनियन स्टेट का दर्जा, इसका मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पर भारतीयों की सरकार हो, लेकिन यहाँ पर जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रण किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा। ये डोमिनियन स्टेट कहलाता है। और भारतीय यहाँ पर स्वशासन चाहते थे, पूरी तरह से अपना ही अधिकार, अपना ही नियंत्रण चाहते थे। तो ऐसे कुछ मुद्दे यहाँ पर उठ गए और ये क्रिप्स मिशन भी आपका फेल हो गया। और जाते जाते यहाँ पर क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दी थी हिंदी में। एक ऐसा बैंक जो दिवालिया होने की कगार पर था। इसका मतलब ये हुआ, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आगे की डेट का चेक। मतलब इस युद्ध में ब्रिटेन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो रही थी और ऐसा लग रहा था ब्रिटेन जो है काफ़ी ज़्यादा इसको क्षतिपूर्ति होगी, ब्रिटेन जो है बहुत लॉस पे जाएगा, ब्रिटेन आगे चल के तबाह हो जाएगा। ऐसा परिस्थितियाँ के अनुसार गांधी जी और उनके विचारकों को ऐसा लग रहा था। तो चूँकि क्रिप्स मिशन कह रहा था कि हम आपको युद्ध के बाद सब कुछ दिलवा देंगे, आपको युद्ध के बाद सारे आपको अधिकार मिल जाएंगे, संविधान बनवा दिया जाएगा, संविधान सभा गठन कर दिया जाएगा। तो भारतीयों का ये एग्जैक्टली ये कहना था कि जो तुम करना चाहते हो वो अभी कर दो, हम तुम्हारी हेल्प करते, तुम हमारी अभी की अभी हेल्प करो। तो गांधी जी ने कहा
कि तुम कहते हो तुम हमको बाद में सब कुछ दोगे आफ्टर युद्ध के बाद। तो अगर युद्ध के बाद तुम्हारा जो है अस्तित्व ही खत्म हो गया, तुम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पे चले गए है, तो फिर अब तुम अगर युद्ध के बाद उस हमारी सहायता करने के लायक जब बचोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हारे इस प्रलोभनों का हम क्या करेंगे? तुम्हारा जो ये कहना है, तुम्हारी ये बातें तो फेल हो जाएंगी। मतलब चेक होता है जैसे कि मैंने आपको अगले महीने की डेट का चेक दिया, और अगले महीने की डेट का जो चेक दिया, तो अगले महीने वो डेट आते आते वो बैंक क्या हो गया? दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया बैंक। तो अब वो चेक लेकर के मैं कहाँ जाऊँगा? वो चेक तो एक कागज का टुकड़ा है, तो मतलब उस चेक का कोई मतलब नहीं है। वो कहलाता है दिवालिया बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जो दिवालिया होने की कगार पर है। ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। और अभी हाल ही में 2019 में जो PCS MPPSC का एग्जाम हुआ, इसमें ये स्टेटमेंट भी आया था। ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर था गांधी जी। तो यहाँ क्रिप्स मिशन तक हम पहुँच चुके थे, और यहाँ क्रिप्स मिशन के बाद यहाँ पर अब जर्मनी की जो यू बोट थी, इसने जर्मनी की यू बोट ने एक जहाज डुबो दिया था, और इस जहाज में तकरीबन 100 से ज़्यादा जो यात्री थे वो अमेरिका के थे। और इस कारण जो है अमेरिका चूँकि इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन अब इस जहाज़ के डुबो देने के कारण इसमें 100 से ज़्यादा अमेरिकन मारे गए, और इसके चलते अमेरिका भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। और अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के साथ ही इस युद्ध का पड़ला जो है पलट गया, और जापान जो कि काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था, सुभाष चंद्र बोस हमारे म्यांमार के सीमा तक घुस चुके थे जापान के सहयोग से। तो इस प्रकार से जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने 2 परमाणु बम भी गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में। और इस परमाणु घटना के साथ साथ ये युद्ध जो है सरेंडर हो गया, और जो देश जीत रहे थे वो फिर से हार गए, और ब्रिटेन जैसे देश जो है वो फिर से हारते हारते बच गए। इस युद्ध के साथ साथ ब्रिटेन की सरकार भी चली गई। ब्रिटेन में अब तक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और अब सरकार आई लेबर पार्टी की, जो भारत के ऑलरेडी फेवर में थी, भारत जैसे देशों के फेवर में थी। और यहाँ से प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वही चुनाव का मुद्दा कह सकते हो आप, कि चुनाव का ये मुद्दा था कि भारत जैसे देशों को आज़ाद कर देना चाहिए, भारत जैसे देशों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ मुद्दे थे उसके। और सरकार आते ही अब उसको अपने मुद्दों पर काम करना होगा, इसलिए उसकी घोषणा थी कि जुलाई 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ इसने प्रस्ताव रखा था, बात कही थी। और इस प्रकार से भारत को आज़ाद तो कर दिया जाएगा, लेकिन भारत की अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो संविधान को बनाना। आज़ाद अगर कर भी दिया जाएगा तो भारत किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को चलाएगा? उसके पास तो कोई संविधान है ही नहीं, है ना। और दूसरों के नियम कानूनों के अनुसार जो है भारत चलना नहीं चाहता था। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, जो अब नई ब्रिटिश सरकार थी एटली साहब की, इसने कुछ अच्छा काम किया हमारे लिए। और अच्छा काम यहाँ पर क्या हुआ, इसने भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए 3 लोगों की एक टीम भारत भेजी, और ये टीम थी मार्च 1946 में ये टीम आई थी इंडिया, जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन 3 लोगों की टीम थी। इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आ चुके थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों की टीम थी। और ये 3 लोगों की टीम इंडिया मार्च 1946 में आई, और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट बनाई कि भारत की संविधान सभा कैसी होगी, कैसे इसका निर्माण किया जाएगा। एक फैक्ट ये आपको बता देता हूँ कि इस कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर सीटों का गठन किया गया था। और इस प्रकार से इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, इसकी रिपोर्ट में भारत की संविधान सभा के लिए कुल
389 सीटों का गठन किया गया। 389 सीटें होंगी भारतीय संविधान सभा के लिए, ये इस रिपोर्ट में बनाया गया। और इस 389 सीटों में भारत में दो तरह के क्षेत्र थे। एक जो ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे आज स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स प्रांत, भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, और कुछ यूनियन टेरिटरी है जिस पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ परिस्थिति है उस समय। 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी, ब्रिटिश प्रांतों के लिए, और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों के लिए थी, प्रोविंसेस, सॉरी इंपीरियल्स, मतलब जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन होता था, देसी रियासत, ये सीटें थी। मैं इसको ऊपर डिस्क्राइब करता हूँ कि इसमें मुझे भी बहुत पीछे आना पड़ेगा। तो 389 सीटों में 296 ब्रिटिश प्रांतों के लिए। फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। 93 देसी रियासतों के लिए। अब इसमें से जो निर्वाचन होना है इनका, इनमें से 292 सीटों का जो चुनाव होना था निर्वाचन, ये 11 गवर्नरी प्रांतों के द्वारा होने थे। जैसे आज चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है, वैसे गवर्नर्स को ये अथॉरिटी दी गई थी। तो 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नरी प्रांतों के द्वारा होने थे, और 4 जो सीटें थी इनका चुनाव जो है मुख्य आयुक्तों के द्वारा करवाए जाने थे। मुख्य आयुक्त का मतलब कमिश्नर्स कह सकते हो, मुख्य आयुक्त इनके नियंत्रण में थे। ये 4 कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान। ये 4 ब्रिटिश प्रांत थे अलग। तो ये इस प्रकार से इनका निर्वाचन किया जाना था। तो कैबिनेट मिशन ने ये सब डिस्क्राइब किया, ये सब परिभाषित कर दिया कि भाई ऐसे तुम करोगा, और इस प्रकार से कैबिनेट मिशन अपना काम करके चला गया। और इसके बाद संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, चुनाव संपन्न हुए, और चुनाव संपन्न होने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया? रिजल्ट 296 सीटों पर आएंगे। 296 सीटों पर क्यों आएंगे बताऊंगा। 296 सीटों में से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने जीती। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीटें जो थी वो अन्य पार्टियां जो थी वो अदर्स, उन्होंने जीती। देसी रियासतों ने संविधान सभा को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के गठन की भी मांग आ चुकी थी, और कुछ देसी रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, और कुछ देसी रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान के फेवर में थी। इसलिए यहाँ पर देसी रियासतें जो थी उनको अभी उन्होंने अपने आप को इस संविधान सभा से बाहर रखा, और इसलिए अभी जो भी काम होगा वो 296 सीटों के आधार पर होगा। तो यहाँ पर बहुमत मिला कांग्रेस को, और बहुमत कांग्रेस को मिला इसलिए 2 सितंबर 1946 को भारत में 14 मंत्रिमंडल की 14 मिनिस्टर काउंसिल, 14 मंत्रिमंडल की सरकार बनी। और ये जो सरकार बनी ये एक अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए होती, शॉर्ट टाइम गवर्नमेंट, जिसका काम सीमित होता है। तो इसका भी काम सीमित ही था अभी, क्योंकि इसका काम केवल था संविधान का गठन करना। तो इसके मुखिया थे, इसके प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू 16 मंत्रिमंडल के साथ। इसके बाद ये बेटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ से। अब कर रहा हूँ मैं, इसके आगे बताता हूँ।
अभी ये जो 389 सीटें हैं पूरे भारत से हैं, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी शामिल हैं। ये बंटवारा नहीं हुआ है, अब यहाँ पर बंटवारा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। 2 सितंबर 1946 को सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इस सरकार का काम था संविधान सभा का गठन करना और संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाना। तो अब यहाँ पर इसके बाद सरकार ने संविधान सभा की बैठक आयोजित करवाई। संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946। इस बैठक में उपस्थित सदस्य संख्या कितनी थी? उपस्थित सदस्य संख्या 211, क्योंकि इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार कर दिया तो केवल मेंबर यहाँ पर 211% हुए। और इसके बाद दूसरी बैठक, सेकेंड मीटिंग जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई सेकेंड मीटिंग। और सेकेंड एक बात और बता दूँ, इस पहली बैठक में जो हुई, इस पहली बैठक में इसके अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। अभी परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद थर्ड मीटिंग, जो सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई, और यहाँ पर जो है परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए, यहाँ पर चुनाव हुआ और परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। जो उपाध्यक्ष बनाए गए HC मुखर्जी। और एक और पद आप जान लीजिए, संवैधानिक सलाहकार। सब फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके। B.N. राव, ये आपके 3 पद सृजित किए गए मुख्य रूप से, और भी बहुत से पद थे लेकिन ये प्रमुख हैं। फिर तीसरी बैठक 2 दिन बाद, वही 2 दिन बाद में ये बैठक 1946 को हुई, और इस बैठक में, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब इस बैठक का उद्देश्य क्या है ना, क्या काम करना है, कैसे काम किया जाएगा, इसका एक प्रोपेगेंडा लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये उद्देश्य प्रस्ताव जनवरी 1947 में इसको स्वीकृत किया गया। इसकी डेट है आपकी, हाँ, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका स्वीकृत हुआ, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से ये संविधान सभा की बैठक हुई। अब हम थोड़ा सा फिर से बैक में जाएंगे, बैकवर्ड पे, क्योंकि अब यहाँ पर भारत को आज़ादी, भारत के बंटवारे का भी काम हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कहानी वो देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना का गठन किया गया था। माउंटबेटन योजना का गठन, माउंटबेटन भारत की अंतिम वायसराय थे, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1946 में। इसका उद्देश्य था भारत पाकिस्तान का बंटवारा सुनिश्चित करना। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 3 जून 1947 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को
इस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दी, एक्सेप्ट किया, और इस प्रकार से भारत स्वाधीनता अधिनियम, ये भारत स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। और भारत स्वाधीनता अधिनियम पारित होने के साथ भारत पाकिस्तान के बंटवारा सुनिश्चित हुआ। और इसके अलावा भारत में जो देसी रियासतें थी उनको किस किस प्रकार से अधिकार दिया जाएगा, ये सारी बातें भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में रखी गई। और इस प्रकार यहाँ पर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। साथ में मित्रों यहाँ पर जो अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो संविधान सभा की सीटें थी 389, वो भी अब बढ़ जाएंगी। कुछ सीटें अब यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए वहाँ, तो वहाँ के क्षेत्र की सीटें वहाँ चली गई। तो इस प्रकार से संविधान सभा भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़, शॉर्ट में आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। पहले कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, है ना, उसको देखिएगा 389 सीटें थी। अब कितनी यहाँ पर बची? 324 सीटें, ध्यान रखिएगा। 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। और इस प्रकार अब यहाँ पर जो सीटें बची तो देसी रियासतों के लिए सीटें हो गई आपकी 89 सीटें। और तो आप 324 में 89 माइनस कर देंगे तो 200 आपका 35 बचेगा, है ना। 235 सीटें यहाँ बची और 89 सीटें देसी रियासतों की। ध्यान रखिएगा, ये 93 यहाँ इसमें कन्वर्ट हो गई और ये आपकी ये हो गई, ठीक है। और ये आपकी कितनी बची? ये। तो अब यहाँ पर जो काम होगा, ये आज़ादी के पूर्व या बंटवारे के पूर्व और ये आज़ादी के बाद या बंटवारे के बाद, अब भारत में जो भी काम होगा वो 324 सीटों पर होगा और ये सीटें आपकी पहले थी। तो क्वेश्चन यही है, संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389, कितनी बची यहाँ पर? 324। ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितनी थी, कितनी बची? ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स बनेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अभी फ़िलहाल, और अभी मुझे बहुत कुछ बताना भी है इस पर। तो यहाँ से आप मेरा ये वीडियो जो है अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देखिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या आप ज़रूरी होगा तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस भी करूँगा। तो मित्रों, इसके आगे की जो कहानी है मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी कहानी थोड़ा सा लंबी है। तो फिलहाल अभी मैं आपको इतना ही देता हूँ इसमें। और अगर आपको इससे मज़ा आया हो पढ़ने में तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरे वीडियोस का लाभ लेते रहिए, हमारे चैनल का जो है अच्छा खासा यूज़ करिए आप इस लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ कर सकते नहीं हैं, घर बैठे केवल पढ़ाई कर सकते हैं। सोने से अच्छा है कि कुछ पढ़ लिया जाए, बिकॉज लॉकडाउन खुलने के बाद अच्छी खासी वैकेंसियाँ आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कहानी के साथ साथ। और या थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने अभी परिभाषित नहीं किए हैं, वो मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गठन है, ये पूरा होने के बाद उस पर अच्छे से विस्तार से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये फैक्ट के रूप में कहानी को समझिए, फिर बाद में उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।